Hello everyone, this is Anush Srivastav. Today we are going to start oxidative phosphorylation. We are going to discuss the remaining topic of the oxidative phosphorylation. ठीक है, तो इसमें हम लोग शुरू के 2 पॉइंट पढ़ लिए थे. तीसरा पॉइंट है 1 complete rotation of the gamma subunit causes each beta subunit to cycle through all of its possible conformation. जो गामा सब यूनिट जो होता है वो क्या करता है, कंप्लीट रोटेशन ऑफ गामा सब यूनिट, ये क्या करता है, रोटेशन होता है किस पे, बीटा सब यूनिट पे. तीनों पॉसिबल कंफर्मेशन पे ये क्या करता है, बीटा सब यूनिट पे गामा सब यूनिट रोटेट करता है. और लिखा भी है देखो, पॉसिबल कंफर्मेशन एंड ईच रोटेशन फ्री एटीपी आर सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज फ्रॉम द एंजाइम सरफेस. और जैसा जैसा वो आप देखेंगे वो साइकिल या रोटेशन कर रहा है और हर रोटेशन पे उसमें से क्या होगा, 3 एटीपी सिंथेसाइज होगा और एंजाइम से रिलीज आउट होगा. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे. हमारा एंजाइम है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेज. इससे पहले थोड़ा सा ये हम पूरा वो मैट्रिक्स पढ़े थे. ये देखिए स्टेप बाय स्टेप हमारा एटीपी का इसमें रिलीज आउट होगा. नेक्स्ट बात करेंगे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेज. एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेज है, ये हमारा एंजाइम है. ठीक है, तो एटीपी एंड एडीपी डू नॉट डिफ्यूज फ्रीली अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. जो एटीपी और एडीपी है वो फ्रीली डिफ्यूज नहीं होता है. कहां से, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से ये फ्रीली डिफ्यूज नहीं होता है. क्या, एटीपी और एडीपी. एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ठीक है, नेक्स्ट है a specific transport protein called adenine nucleotide translocase. जो adenine nucleotide translocase है वो क्या करता है, वो ATP ADP translocase इसे कहते हैं, इन दोनों को मिला के. ठीक है, enables the ADP to enter into the mitochondrial matrix and ATP to cytosol. ये हमारा क्या करता है, ATP एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेज, ये क्या करता है, एडीपी में क्या करता है, एडीपी को एंटर कराता है किसमें, इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है वो, और वो किसमें, एडीपी को इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर कराता है और एटीपी को किसमें, उसमें साइटोसॉल में. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे द एंटी पोर्टर मूव्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज फ्रॉम एवरी anti-porter moves 4 negative charge out for every 3 moved in. मतलब 3 रोटेशन पे वो 4 नेगेटिव चार्ज मूव करेगा देगा. ठीक है, इट्स एक्टिविटी इज फेवर्ड बाय द ट्रांस मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. जो हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है उसके द्वारा फेवर्ड किया जाएगा, वो उसमें एक तरह से उसको सहायता करेगा. which gives the matrix a net negative charge, जिसकी वजह से हमारा मैट्रिक्स में नेट नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा. नेक्स्ट है, ये हम लोग पढ़े हैं एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेज. मतलब इस एंजाइम का क्या हमारा यूज है, किसमें, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे द ट्रांसपोर्ट. ये नेक्स्ट है हमारा एंजाइम है फॉस्फेट ट्रांसलोकेज. फॉस्फेट ट्रांसलोकेज तो इसमें देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, दिस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इज आल्सो फेवर्ड बाय द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटॉन ग्रेडियंट. ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है वो किसके द्वारा फेवर किया जाता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटॉन ग्रेडियंट. ये सारी बातें माइटोकॉन्ड्रिया की ही हो रही है. जो इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटॉन ग्रेडियंट है उसके द्वारा फेवर किया जाता है. मतलब ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटॉन ग्रेडियंट ये फॉस्फेट ट्रांसलोकेज को ये हेल्प करता है अपना काम करने में. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दिस प्रमोट सिंपोर्ट ऑफ H2PO4 एंड H+ इनटू द मैट्रिक्स. जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें किसमें जाता है, ये
सॉरी, जो हमारा H2PO4 है और H प्लस है हमारा मैट्रिक्स में एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेट ट्रांसलोकेज एंजाइम। तीसरा है द प्रोसेस रिक्वायर्स मूवमेंट ऑफ वन प्रोटॉन फ्रॉम P टू N साइड। दो साइड होते हैं, उसका मूवमेंट कराता है कौन सा एंजाइम, ये एंजाइम मूवमेंट कराता है ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में जो P से लेके N साइड है उसमें प्रोटॉन का मूवमेंट कराता है, कंज्यूमिंग सम ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और इस तरीके से हमारा कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का उसमें एज ए एनर्जी कंज्यूम करता है। ये हमारा डायग्राम है जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ये हमारा है, इधर मैट्रिक्स है। फिर आप देख रहे हैं एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेज एंजाइम है हमारा, एंटीपोर्टर का काम कर रहा है। ये हमारा देखिए एनर्जी ये यूज हो रहा है। एटीपी सिंथेटेज भी है हमारा, H प्लस से H2PO4 से H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और इधर फॉस्फेट ट्रांसलोकेज एंजाइम है जैसा कि हम लोग पढ़े थे। ठीक है, ये भी H2PO4 और इधर H2PO4 जा रहा है और इधर से हमारा H प्लस में हो जा रहा है और H प्लस इधर हो रहा है। तो कुल मिला जुला के जो हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में कुछ एंजाइम्स भी हैं जो हमारा वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है एटीपी सिंथेटेज, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, एटीपी सिंथेटेज है। ठीक है, एटीपी सिंथेटेज का काम है कि एटीपी का फॉर्मेशन करना। ठीक है, नेक्स्ट एटीपी क्या है, एनर्जी है जो कि हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ये हमारे एटीपी का सिंथेसिस होता है, और उसी को क्या कहते हैं ओवरऑल एटीपी सिंथेटेज या फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एनर्जी। तो इसको एटीपी सिंथेटेज भी कहते हैं, एटीपी सिंथेसोम भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब ये दोनों का कॉम्प्लेक्स होता है एटीपी सिंथेटेज और एटीपी ट्रांसलोकेज, दोनों एंजाइम का कॉम्प्लेक्स होता है, तो इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, एटीपी सिंथेसोम कहते हैं। ठीक है, इन दोनों एंजाइम का जब कॉम्प्लेक्स रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है एटीपी सिंथेटेज और बोथ ट्रांसलोकेज या एटीपी ट्रांसलोकेज, तो उसे क्या कहते हैं, एटीपी सिंथेसोम कहते हैं। तो लिखा भी है a complex of ATP synthetase and both ATP translocase is called ATP synthesome। तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है यहाँ पे, इस दोनों का कॉम्बिनेशन जो कॉम्प्लेक्स है उसी को क्या कहते हैं, एटीपी सिंथेसोम कहते हैं। किसका कॉम्बिनेशन, एटीपी सिंथेटेज और एटीपी ट्रांसलोकेज। नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड पॉइंट, दिस कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया बाय dissection with detergents, suggesting that the function of these three proteins are very tightly regulated। कैसे आइसोलेट किया जा सकता है इस एंजाइम को, एटीपी सिंथेसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया से बाय जेंटल डिसेक्शन, मतलब बहुत हल्का कट लगा के या जो भी डिसेक्शन करके, विद द डिटर्जेंट से, सजेस्टिंग दैट द फंक्शन ऑफ दीज थ्री प्रोटीन, जो भी दीज जो तीन प्रोटीन है एंजाइम्स के, वो बहुत टाइटली रेगुलेटेड रहे कि वो डिसेक्शन से वो प्रोटीन डीनेचर्ड ना हो। अब बात करेंगे एजेंट्स दैट इंटरफेयर विद द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो कुछ हमारे एजेंट्स हैं जो इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में इंटरफेयर करते हैं, उसे रोकते हैं या उसके रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, इसमें देखेंगे दो तीन चार टाइप्स हैं, और उस इंटरफेरेंस के टाइप्स के कौन से कंपाउंड यूज हो रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा है कि कैसे उसका इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इसमें है इनहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को इनहिबिट करते हैं विद हेल्प ऑफ सम कंपाउंड। आपका जैसे साइनाइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, एंटीमाइसिन हो गया, ठीक है, रोटिनोन हो गया, मिटाल हो गया, ठीक है, DCMU हो गया, ये सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को इनहिबिट करते हैं। और इससे क्या होता है, हमारा इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्साइडेज ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम साइटोक्रोम B टू साइटोक्रोम C2।
C1 सॉरी, ठीक है। फिर हमारा एमिटॉल जैसे है, जिससे हमारा इनहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम FeS सेंटर टू, जो भी है इसका, इससे थोड़ा सा स्लाइड छोटा हो जाएगा तो ये दिखेगा, ठीक है। तो मेनली ये FeS सेंटर पे ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का इनहिबिशन करता है। नेक्स्ट है इनहिबिशन ऑफ ATP सिंथेटेज, ठीक है। तो कुछ हमारे ड्रग्स हैं जिससे हम इनहिबिशन कर रहे हैं, जैसे ओलिगोमाइसिन, वेंटुसिडीन, DCCD, FCCP। FCCP इसका है अनकपलिंग ऑफ फॉस्फोराइलेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, एटीपी सिंथेटेज को ब्लॉक कर रहा है, मतलब एटीपी सिंथेटेज जो हमारा एंजाइम है उसे ब्लॉक कर रहा है विद द हेल्प ऑफ वेरियस केमिकल्स। तो इससे क्या हो रहा है, कंपीट विद O2 फॉर बाइंडिंग साइट ऑफ PS सेकंड, ठीक है। इनहिबिट्स F1, इनहिबिट F0 एंड CF0, ठीक है। इन सारी चीजों को इनहिबिट कर रहा है, जिससे हमारा मेनली क्या काम कर रहा है, एटीपी सिंथेटेज जो हमारा एंजाइम है उसे रोक दिया जा रहा है, उसको हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन फर्दर वो आगे नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है तीसरा, अनकपलिंग ऑफ फॉस्फोरिलेशन। तो अनकपलिंग ऑफ फॉस्फोरिलेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो रहा है उसमें फॉस्फोरिलेशन का अनकपलिंग कर दिया जा रहा है। तो दो हमारा कंपाउंड यूज हो रहा है, FCCP DNP, ठीक है, दो हमारा कंपाउंड यूज हो रहा है। तो कहाँ पे टारगेट कर रहा है, हाइड्रोफोबिक प्रोटॉन कैरियर पे ये टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा फर्दर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रुक जाएगा। लास्ट वन है हमारा इनहिबिशन ऑफ ATP टू ADP एक्सचेंज, ठीक है। तो ADP और ADP एक्सचेंज को इनहिबिट कर दिया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ड्रग या कंपाउंड एट्रासाइक्लोसाइड, एट्रासाइक्लोसाइड है, एट्राटाइलोसाइड कह भी सकते हैं, साइक्लोसाइड भी कह सकते हैं, एट्राटाइलोसाइड। ये क्या करता है, ये एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेज को इनहिबिट करेगा। तो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ANT को ये इनहिबिट करेगा, जो कि है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेज को इनहिबिट करेगा, जिससे हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन फर्दर नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, कैसे कैसे रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज रेगुलेटेड बाय सेलुलर एनर्जी नीड्स, जो हमारा सेलुलर एनर्जी है उससे हम उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को रोकेंगे। पहला पॉइंट है द इंट्रासेलुलर एंड द मास एक्शन रेशियो, जो हमारा ATP ADP प्लस PI होता है उसका जो रेशियो होता है आर द मेजर्स ऑफ सेल एनर्जी स्टेटस। तो जैसा कि हम जानते हैं ATP PI ADP ये हमारे मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में सेल के फॉर्म में सॉरी एनर्जी के फॉर्म में रहते हैं। तो उसको हम उस एनर्जी को अल्टर करके हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है normally this ratio is very high so that ATP ADP system is almost fully phosphorylated। ये जो सिस्टम है जैसा कि हम पढ़े हैं, ADP और ADP ATP PI का रेशियो जो होता है वो जो रेशियो है पूरा ज्यादा रहता है, जिससे हमारा इस सिस्टम को फॉस्फोरिलेटेड करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं फॉस्फोरिलेशन में होता ही है कि ATP का एज ए एनर्जी के फॉर्म में हमारा रिलीज होना, मतलब चेंज होना, तो वो चेंजेस प्रॉपर तरीके से होता है, जिससे हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रॉपर होते रहता है। तीसरा है when the rate of some energy requiring process increases, the rate of breaking down of ATP to ADP and PI increases, lowering the mass action ratio। जब हमारा क्या होता है, जो एनर्जी हमारा रिलीज हो रहा है वो कहीं और अगर कंज्यूम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम रेगुलेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का रेगुलेशन को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को हम रेगुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो दूसरी तरफ कंज्यूम करके, ठीक है। नेक्स्ट है when more ADP is available for oxidative phosphorylation, the rate of respiration increases causing regeneration of ATP।
यहाँ पे लिखा है जब ज्यादा से ज्यादा एडीपी अवेलेबल होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए, तो हमारा रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, जिससे हमारा एटीपी का फिर से रीजनरेशन हो जाता है। ठीक है, फिर से जनरेशन हो जाता है। और इसी वजह से इसमें लिखा भी है कि एडीपी जब हमारा ज्यादा अवेलेबल होता है तो हमारा क्या होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है और इस तरीके से हमारा एटीपी रीजनरेट हो जाता है। फिर है एन इनहिबिटरी प्रोटीन प्रिवेंट्स एटीपी हाइड्रोलिसिस ड्यूरिंग हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के दौरान, हाइपोक्सिया रेट ऑफ रेस्पिरेशन हमारा थोड़ा घट जाता है, उसे क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। या कह सकते हैं ऑक्सीजन का हमारा ये इसमें लंग्स में रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, या लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स, वो उसी क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। तो इनहिबिटरी प्रोटीन प्रिवेंट्स एटीपी हाइड्रोलिसिस ड्यूरिंग हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के दौरान एटीपी हाइड्रोलिसिस हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जो कि किसके वजह से होता है, इनहिबिटरी प्रोटीन के वजह से होता है। इसमें बात करेंगे, when a cell is hypoxic, electron transfer to oxygen slows and so does the pumping of proton। इसमें हम जब वो हमारा सेल हाइपोक्सिक होता है तो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होता है ऑक्सीजन के तरफ वो स्लो हो जाता है ऑक्सीजन की वजह से, और हमारा प्रोटॉन का पंपिंग होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, द प्रोटॉन मोटिव फोर्स collapse, and then under these condition ATP synthase operates in reverse। जो हमारा प्रोटॉन मोटिव फोर्स है वो कोलैप्स हो जाते हैं और उस कंडीशन में एटीपी जो हमारा एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है वो उल्टा काम करने लगता है, और उससे क्या हो जाता है, एटीपी हाइड्रोलाइज होने लगता है। एटीपी हाइड्रोलाइजिंग एटीपी टू पंप प्रोटॉन्स आउटवर्ड्स एंड कॉजिंग ड्रॉप इन एटीपी। और जो हमारा जो एटीपी हाइड्रोलाइज होने लगता है और हमारा प्रोटॉन जो होता है वो बाहर की तरफ पंप होने लगते हैं, और जिसकी वजह से एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी के फॉर्म में हमारा बन रहा था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में, वो कम होने लगता है। जितना हमारा एनर्जी वो बनना चाहिए एटीपी, वो प्रॉपर नहीं बनेगा। तो इस तरीके से भी हम इनहिबिटरी प्रोटीन से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं। या हाइपोक्सिया के दौरान हमारा एटीपी का हाइड्रोलिसिस होने लगता है और हमारा एटीपी प्रॉपर तरीके से जितना की रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए उतना नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है, दिस इज प्रिवेंटेड बाय अ स्मॉल प्रोटीन इनहिबिटर IF1। ये एक हमारा प्रोटीन इनहिबिटर है IF1। जैसा कि हम जान रहे थे कि इसमें हाइपोक्सिया में प्रोटीन इनहिबिशन का ही काम हो रहा है, तो स्मॉल प्रोटीन इनहिबिटर IF1 लेंगे, जिसकी वजह से विच साइमल्टेनियसली बाइंड्स टू 2 ATP। जो IF1 है स्मॉल प्रोटीन इनहिबिटर, जो 2 ATP के साथ एटीपी सिंथेटेज के साथ बाइंड करेगा और एटीपी सिंथेटेज एक्टिविटी को रोकेगा। तो इस तरीके से भी हमारा वो क्या होगा, इनहिबिशन होगा और रेगुलेशन होगा इन द केस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यही चीजें हमारे डायग्राम में बताया गया है। ठीक है, तो इसको ही यही पूरा हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन खत्म होता है। जो भी डाउट्स होगा हम फिर इसको क्लियर करेंगे। ठीक है।